गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 17 बदलती हवा। इस अध्याय में हमें पहली पीढ़ी की और आज की पीढ़ी के स्वभाव के बारे में जानना है। तो बदलती हवा पाठ हम पढ़ते हैं, आपको भी साथ में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। समय की बात। समय के साथ ही किसी समय प्रकृति की गोद में एक सूखी संतोषी हवा बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान व्यूल से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के झपटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आह भरते थे। किसी का भी मुँह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। बूते की कामना और बूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में श्याम, इतनी ही ज़रूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती है। उस गांव के जमींदार ने अपनी ज़मीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगा देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी ना हुआ। किसान ने ज़्यादा मगजमारी की तो बोला कि आपके पास काफ़ी ज़मीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहे, जो तो वो कमाओ और खाओ। किसानों ने एक दिन खटपट के लिए चौपाल में ये बात रख दी। चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोग जमींदार की बात ही रखी। बस्ती के सभी लोगों ने क्या रखा? जमींदार की बात को ही माना। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झोपड़ियों की जड़ें निकलते समय किसान को मोहरे से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और अपनी तपती दोपहर में जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद भी लगान की गाड़ी जोत कर लाया। लाने दो, अच्छी तरह खबर लूँगा। उसने ये कहा कि लाने दो, अच्छी तरह उसकी हम खबर लेंगे। खबर लेने से मतलब उसको डांट डपट करेंगे। लाने दो, उसकी अच्छी खबर लेंगे। बस्ती की बात तो टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे, लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। मुस्कुराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया? किसी ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किसान ने भी उसकी ही तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगान न लाने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। उसने कहा कि अब ये मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजार की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगना वाला फंदा फंसेगा। इसलिए वह तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी खेत में मोहरें पैदा हुई होंगी। जड़ें निकलते समय ये 7 कलश हाथ लगे, सो कबूल करो। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगे हैं तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं।
मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभाई गई, सो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देते कहने लगा, देख तू फिर अन्याय की बात कह रहा है। निकलते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। मेरी अक्ल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अक्ल ठिकाने होती तो यूँ तुरंत नहीं करते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत है तो कलश भी तुम्हारे हैं। इनमें ऐसी कलह की बात ही क्या है। जमींदार व्यंग करते हुए बोला, अरे इलाके की अक्ल का तू अकेला ही इजादेदार दिखाता है। ऐसी बेवकूफ़ी सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। पंचायत के लायक बात हो तो पंचायत भी करवाएंगे। जमींदार तैस में आकर कहने लगा। जमींदार एकदम गुस्से में आके कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है। कैसे पंचायत की बात नहीं है। उस दिन मेरे तुझे कचरा पड़ गया था, तब मेरा गांव तो बेकार नहीं हुआ, मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुम पर बिजली तो तू मारेगा या मैं। मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं मारूंगा मेरा खेत, तब मुझे मारना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट जाए तो उसका जहर चढ़ेगा मुझे या तुझे। बोल, अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर इतना खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं ही हूँ कि पंचायत होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, तब पंचायत क्यों करवाता है। चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा, मैं कहीं की चर्चा नहीं करूँगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूँ। उधार लिया हुआ मुँह हूँ, तब भी ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊँ, ये कलश जाने तुम जानो। मैं तो यही गाड़ी छोड़कर खेत पर जा रहा हूँ, इतनी देर में तो आधी जड़ें निकाल लेता। कमबख्त, बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और यह आखिरी बात कहकर वह वहाँ से चला गया। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं, किसान ने कहा, कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़कते की उससे सवाल किया, ये कलश आपके पास उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले तो मैंने खोद कर ही हैं। कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं। पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे मुँह से ही हो जाएगा कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वह हट करने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंच ने कहा, तेरे मन को मानना हमारे बस में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, जो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी लेना नहीं चाहिए। आप फरमाएं तो नहीं लूं, पंच ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं। हमारा कहना मान,
जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चलता तब तक यह सामान तू ही संभाल, अमानत तू ही संभाल। तब तक ये घड़े जो निकाले थे उसने वो तुम ही संभालो। यह अमानत मेरे किस काम की है? यह तो नींद बेकार, जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरें गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध या और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा करने पड़ेंगे। पंच ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। अब तू ना माने तो तेरी मर्जी। तब तक किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ के लिए मुँह धोते ही क्यों हो। उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा हूँ, तब तेरा माल छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे तरफ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल है। राजा के मुँह से न्याय सुनकर किसान का मुँह फीका पड़ गया। वह कुछ दूरी आस लेकर वहाँ आया। धीमे सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं खारिज नहीं करूँगा, और मैं इन मोहरों का भी मैं क्या करूँगा। बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गड़ा दूंगा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों से उस जगह कलश वापस गड़ा दिए। उसके बाद वक्त की ढाल पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे ना तो वह किसान रहा, ना वे बस्ती के लोग, ना वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई। नया राजा और नए ही पंच, नई ही पीढ़ी और नया ही खून रहा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।